नमस्कार सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे G20 की। और आई होप ये नाम आपने कई बार सुना होगा। G20 बेसिकली 20 दुनिया के सबसे जो पावरफुल देश हैं उनका एक ग्रुप है, जहाँ पे इन पावरफुल देश के लीडर्स साल में एक बार मिलते हैं और जो वैश्विक समस्याएं हैं उन पे एक आम सहमति बनती है, उसके लिए ये लोग साथ आते हैं। लेकिन इस बार 2025 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जो G20 आयोजित किया गया, इस समिट ने ना सिर्फ इतिहास रचा बल्कि भविष्य का जो ग्लोबल ऑर्डर होगा वो कैसा होगा उसकी एक झलक भी दी है। G20 समिट में इस बार एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कुर्सी खाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समिट का टोटल बायकॉट किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ ये थी कि यूएस की गैर मौजूदगी में भी इन G20 देशों ने, एक्चुअली G19 देशों ने मिलकर एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से अपना लिया। ये डिक्लेरेशन खास तौर पे क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे केंद्रित था और ये अपने आप में एक डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि G20 की परंपरा ऐसी रही है कि जो भी ड्राफ्ट या डिक्लेरेशन होता है उसमें 100% यानी कि 20 देशों की सहमति होती है। अब आप सोच के देखो, यूएसए जो दुनिया की सुपर पावर है, उसके बिना ना केवल ये मीटिंग कंक्लूड होती है बल्कि एक डिक्लेरेशन भी 19 देशों की सहमति से निकल के आता है। और मैसेज ये जाता है कि अगर यूएस ने इस समिट को बायकॉट किया तो इस समिट ने भी यूएस का इंतजार नहीं किया। और आज ये जो हुआ है ना, एक दशक पहले आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं दुनिया ये भी दिखा रही है कि वो अब अमेरिका की हेजमनी या किसी भी एक देश की हेजमनी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने साफ संदेश दिया है कि G20 का एजेंडा किसी एक देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या किसी की व्यक्तिगत शिकायत है उसके कारण नहीं रुकेगा। जाहिर सी बात है, वो ट्रम्प को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द डिक्लेरेशन स्टैंड्स यूनाइटेड बाय द कमिटमेंट ऑफ 19 नेशंस इवन इफ वन चूजेस टू स्टैंड अपार्ट। यानी इस लाइन से जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका इस मीटिंग में आता है नहीं आता है, इस समिट को अटेंड करता है नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि ट्रंप आखिर इतना बड़ा या यूएसए आखिर इतना बड़ा मंच क्यों छोड़ रहा है। तो देखिए, इसके पीछे की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मामला G20 तक सीमित नहीं है। इन्हें G20 से उतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत G20 होस्ट करने वाले देश यानी कि साउथ अफ्रीका और उनकी राष्ट्रपति से है। तो बात यह है कि देखिए, ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकाने के लिए साउथ अफ्रीका की वर्तमान सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो वाइट माइनॉरिटीज़, खास तौर पे जो वाइट फार्मर्स साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनके खिलाफ हिंसा या अत्याचार को रोक नहीं रही है, उसको रोकने में विफल रही है। लेकिन ट्रंप केवल इस मुद्दे को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भुनाने तक नहीं रुके। जब अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा व्हाइट हाउस गए थे, तब ट्रंप ने उनसे मुलाकात के दौरान, मतलब वहीं लाइव प्रेस के सामने ही, खेती पर हो रही हिंसा के वीडियो और डेटा को प्रदर्शित किया। तो बेसिकली ट्रंप का नजरिया या उनका व्यू पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी अमेरिकन्स हैं, वाइट पीपल हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वहाँ पे वो बॉर्डर की का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो उनका घरेलू वोटर्स है, हार्डकोर ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनको अपील करने के लिए था। और ट्रंप इसको अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार मानते हैं, यानी वो उन सरकारों से दूरी बनाएंगे जिनकी नीतियों को वो अपने वोटर बेस के हित में नहीं मानते। तो यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक था। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में G20 समिट हो रही है, तो आप उस समिट को भी बायकॉट कर रहे हैं। दुनिया इसको अलग नज़र से देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको एक डिप्लोमेटिक इम्प्रूडेंस बता रही है, जहाँ पे आप एक वैश्विक मंच पे निजी शिकायतों के कारण जो मल्टीलेटरल यानी कि कई सारे देशों के साथ जो कोऑपरेशन है उसको खतरे में डाल रहे हैं, और जो आपका एक ग्लोबल लीडरशिप की इमेज है उसको भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे एक परंपरा और भी टूट रही है। एक्चुअली होता ये है कि G20 को जो वर्तमान में देश होस्ट कर रहा होता है, वो अगले साल होस्ट करने वाले देश को औपचारिक रूप से उसकी मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपता है। और मज़ेदार बात यह है कि अगली बार G20 का समिट होना है यूएसए में, तो यूएसए इसमें मौजूद ही नहीं था। तो ये जो मेज़बानी को हैंडओवर करने का परंपरा है, ये भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ। और देखना अब ये भी होगा कि अगले साल जब यूएसए में ये G20 का समिट होता है तो साउथ अफ्रीका उसको अटेंड करता है या वो भी बायकॉट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि साउथ अफ्रीका और यूएसए के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासनिक और औपचारिक काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये जो डिप्लोमेटिक रिफ्ट है ना, जो दरार है, ये भविष्य में G20 की कार्यप्रणाली को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस का होगा, क्योंकि एज अ ग्लोबल लीडर जैसे ही आप पीछे हटते हैं तो जो वैक्यूम बनता है उसको कोई ना कोई, रसिया, चाइना, इंडिया, कोई ना कोई तो फिल करेगा ही करेगा। अब आप सोच के देखो, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स देशों का भी एक सदस्य है। यूएस के बॉयकॉट ने ब्रिक्स को ये साबित करने का एक मजबूत मौका दे दिया है कि वो बिना अमेरिका के भी वैश्विक एजेंडे को निर्धारित कर सकते हैं। जब G20 का डिक्लेरेशन इतने बड़े स्तर पे बिना यूएस के साइन हो सकता है, तो फिर ब्रिक्स का भी होगा। और ये G20 में ग्लोबल साउथ की बढ़ती हुई मुखरता और उनकी स्वायत्ता का एक एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है, जहाँ पे अब पश्चिमी दबाव को स्वीकार करने की बजाय
अपने हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और लीडरशिप के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। सोचो, साउथ अफ्रीका जैसा देश अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक शक्ति पीछे हटती है, कोई वैक्यूम खाली होता है, तो कोई दूसरा देश उसको फिल करता है। G20 के इस संकट में भारत ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर एक नया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप की घोषणा की है और ये साझेदारी कई कारणों से जियोपॉलिटिक्स में गेम चेंजर मानी जा रही है। सबसे पहली बात कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते एकदम तनाव के चरम पे थे, लेकिन नेतृत्व बदलने के बाद जैसे ये डिप्लोमेटिक आइस पिघली है और ये नया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप तैयार हुआ है, इसमें भारत और कनाडा के बीच में साझेदारी को टेक्नोलॉजी से लेकर इनोवेशन और टैलेंट पर केंद्रित किया जाएगा, जिससे भारत और कनाडा के बीच में एक प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग रिश्ता बन पाएगा। दूसरा, इस साझेदारी के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी कारण है। आपको पता है, ट्रंप ने H1B वीज़ा को जितना सख्ती उसमें लगा दिया है, जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे भारतीय IT प्रोफेशनल को चिंता में डाल दिया गया है। कनाडा ने इस स्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है। कनाडा की सरकार ने भारतीय टेक्नोलॉजी टैलेंट को सीधे तौर पर आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ पे नए माइग्रेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं। खास तौर पर उन्होंने USA में जो H1B वीज़ा पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स हैं, उनको कनाडा में तेजी से परमानेंट रेसिडेंसी और वर्क परमिट देने के लिए $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जो ट्राइलेटरल बन रहा है, ये भारतीय टैलेंट के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे खोल देगा, जिससे US की वीज़ा पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। अब इसमें जो भारत के IT प्रोफेशनल हैं, जो कहीं ना कहीं USA में जाना चाहते थे और H1B वीज़ा की वजह से उनका सपना टूटा है, वो अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पर उनको हाई क्वालिटी जॉब मिलेगी और इंडिया का जो रेमिटेंस है, जो अमेरिका से पैसा लोग भेजते थे भारत, वो जो आना कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से फुलफिल करने की कोशिश इस साझेदारी के जरिए की जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, ये केवल लोगों पे नहीं, रिसोर्सेज के लिए भी बहुत बड़ी साझेदारी मानी जा रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और कनाडा के पास भी कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े रिजर्व्स हैं। और भारत को अपना जो महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति है, या फिर क्लीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने के लिए इन खनिजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चाइना के पास है, वहाँ पे चाइना का दबदबा है। तो जो ये ट्राइलेटरल संबंध बने हैं, भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक सप्लाई चेन बनाने में मदद करेंगे। इसीलिए ये जो नया गठजोड़ बना है, ये केवल एक नहीं, कई मायने में, कई मामले में भारत को बहुत ज़्यादा एज दे सकता है, अगर इस पे ठीक ठाक से काम हुआ आने वाले समय में। और ये तो हमने केवल भारत के पर्सपेक्टिव से देखा है, लेकिन आप ये भी सोचो, USA की अगर हम बात करें, खासतौर पे ट्रंप के प्रशासन में हमेशा से ये लोग फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होते हैं, उसको धीमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार ये लोग G20 को बॉयकॉट कर चुके थे, तो G20 का जो डिक्लेरेशन आया, उसमें भी आप देखेंगे क्लीन एनर्जी, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और एक्शन ओरिएंटेड ड्राफ्ट बनाया गया है। और इसमें भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही क्लीन एनर्जी ट्रांजिट के मजबूत समर्थक हैं। इनकी साझेदारी से सोलर और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को भी गति मिलेगी। इसके अलावा जो ये त्रिपक्षीय साझेदारी है, ये इंडो पैसिफिक में क्वाड जो था, जिसमें भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया था, उसके पैरेलल एक ज़्यादा सुरक्षित तकनीक और आर्थिक ब्लॉक क्रिएट करती है। ये भारत को क्वाड के अलावा एक और मजबूत मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ये भारत की उस रणनीति को मजबूत करता है जहां वो किसी एक जियोपॉलिटिकल पोल पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत US से भी रिश्ते रखेगा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ स्वतंत्र रूप से भी एक मजबूत साझेदारी बनाएगा। ये स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत हमेशा से रहा है। खैर, ये जो G20 बिना अमेरिका के इस बार कंक्लूड हुआ है, इसने बताया है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी शक्ति हमेशा के लिए इररिप्लेसेबल नहीं होती है। US ने अपनी कुर्सी छोड़ी तो दुनिया आगे बढ़ गई, उसका वेट नहीं किया। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये सिंबल है कि जो अमेरिका है उसकी हेजमनी खत्म हो रही है, या आपको लगता है कि ये बस एक वन टाइम थिंग था, ऐसा नहीं होगा, US की डोमिनेंस हमेशा बनी रहेगी? और दूसरा, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।